नमस्कार। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि हिंद महासागर का बॉस कौन है। रिसेंटली इंडियन ओशियन में जो एक्टिविटीज़ हुई है और उस एक्टिविटी की वजह से इंडियन ओशियन एक लंबे समय तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। और ये चर्चा जो आई है इसका कारण है एक छोटा सा देश मालदीव, जिसके प्रेसिडेंट को आप पीछे बैकग्राउंड में मोइजी साहब को देख पा रहे होंगे। मोइजी साहब को आप अगर देखेंगे तो इनकी वजह से इंडियन ओशियन फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। दरअसल हुआ ये है कि रिसेंटली चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो एक डिफेंस कॉपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? तो चाइना के साथ मालदीव के द्वारा। अभी तक मालदीव की जो सिचुएशन ये रही थी कि मालदीव भारत का सबसे अच्छा दोस्त था और मालदीव की डिफेंस से लेकर के मालदीव के बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें पूरी तरह से मालदीव इंडिया पे डिपेंड था। और इंडिया का एक अच्छा दोस्त होने के नाते भारत ने एक अच्छे बड़े भाई की तरह इंडियन ओशियन में इस मालदीव को हर सिचुएशन में इसे सहारा देने की कोशिश की थी। लेकिन रिसेंटली वहाँ पे परिवर्तन आया और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो ये इंडियन ओशियन है इसका सिनेरियो एकदम से बदलता हुआ दिख रहा है। और एकदम से जैसे एक लंबे टाइम तक साउथ चाइना सी का एरिया चर्चा में रहा था, वैसे ही इंडियन ओशियन का ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो फिर से एक बार चर्चा में आ चुका है। चर्चा में आया इसलिए क्योंकि जो डिफेंस कॉपरेशन की बात हो रही है मालदीव के साथ, यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं था। दिक्कत ये था कि इसके साथ साथ वहाँ पे इंडिया आउट का एक कैंपेन शुरू हो चुका है और 100 से भी कम सैनिक, भारतीय सैनिक जो कि वहाँ पे विशेष स्थिति के लिए है, किसी भी प्रकार का कोई डिजास्टर के लिए है, किसी कैलेमिटी के लिए है, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री पे पूरी तरह से डिपेंड रहने वाला जो मालदीव है वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है उसके लिए जो भारतीय सेना, जो 100 से भी कम भारतीय सैनिक है, उनको की वापसी को लेकर के बार बार मोइजू के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इंडिया को जल्दी से जल्दी भारतीय सैनिक को मालदीव छोड़ देना चाहिए। तो इन सब कारणों से एकदम से चर्चा में आ गया। और दरअसल ये शुरुआत तब हुई थी जब मालदीव में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लास्ट ईयर हो रहा था और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मालदीव में जो मोइजू साहब है उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को एक तरह से हवा देने का काम किया था कि अगर हम जीतेंगे तो भारत को बाहर करेंगे यहाँ से। भारत को बाहर करने का मतलब है कि 70-80 के आसपास जो भारतीय सैनिक है वहाँ पे वो मालदीव में है और उसे एक मुद्दा बनाते हुए उन्होंने इस चुनाव को लड़ा था। और वहाँ पे जब इलेक्शन हुए थे तो भारत समर्थक जो थे इब्राहिम मोहम्मद सॉली वो पराजित हुए थे और मोइजू जो कि माले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रह चुके थे उन्होंने ये चुनाव जीता था और उन्हें 54% टोटल वोट शेयर उनको मिला था। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चूंकि उनका झुकाव चाइना की तरफ था तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ कि उन्होंने चाइना की भी रिसेंटली यात्रा की है। समस्या इसमें ये आ गई है कि अब मालदीव भी भारत को आंख दिखाने लगा है। हालांकि वहाँ का जो विपक्ष है, वहाँ के अन्य पार्टियां हैं, वो इस चीज़ के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल जो सरकार है उन्हीं की पॉलिसी मानी जाएगी। और उनकी पॉलिसी जो ये है कि वो धीरे धीरे इंडिया से दूर जा रहा है और धीरे धीरे चाइना के नज़दीक आता जा रहा है। तो एकदम से ये सारे सिनेरियो यहाँ पे इंडियन ओशियन में चेंज हुआ है और इसी चीज़ को हमें समझना है यहाँ पे और इसे समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले जो कंटेक्स्ट है, तो कंटेक्स्ट हम लोगों ने अभी डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंडियन ओशियन के बारे में, हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। फिर हिंद महासागर का महत्व क्या है उसके बारे में जानेंगे, इंडियन ओशियन का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में। फिर भारत के लिए हिंद महासागर या पूरा का पूरा जो ये एरिया है क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी वो जानेंगे। और उसके बाद हम लोग एक क्रोनोलॉजी को जानेंगे और चीज़ों को जैसे जैसे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे वैसे वैसे हमारे लिए इस पूरे कहानी को समझना आसान हो जाएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। तो इस क्रोनोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिएगो गार्सिया की प्रॉब्लम क्या है। क्रोनोलॉजी में पहले तो जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हुआ करता था इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में जब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, क्विट करने के बाद यहाँ की जो सिचुएशन है उसमें क्या क्या बदलाव आया जब डिएगो गार्सिया की प्रॉब्लम सामने आई, उसको हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सार्क और इस इंडियन ओशियन की जियोपॉलिटिक्स क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि जो गल्फ वॉर हुआ था उसके बाद यहाँ की जियोपॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि चाइना कैसे अपने आप यहाँ डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जाकर के फिर हम लोग मालदीव के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि
चाइना और मालदीव का जो कॉपरेशन है, जो गठजोड़ बन रहा है इस एरिया में, वो क्या क्या चीज़ें दिख रही है और कहाँ कहाँ दिख रही है, क्यों चिंता का विषय है। और फिर जानेंगे कि भारत इसको लेकर के चुप नहीं है, बल्कि भारत भी तैयारियां कर रहा है। तो भारत की क्या क्या तैयारियां हो रही है उनको जानेंगे, और लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन या भारत दोनों में से कौन वास्तव में इंडियन ओशियन का बॉस बनने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो इलाका आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है इंडियन ओशियन का इलाका। इंडियन ओशियन कहने का मतलब हो गया कि ये जिसको आप हिंद महासागर कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है कि दुनिया में जो 5 महासागर है, आपको पता होगा कि रिसेंटली सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर को महासागर के रूप में डिक्लेयर किया गया है, जो तीनों महासागर के कुछ एरिया को मिला करके बनाई गई है, डिक्लेयर किया गया है। तो दुनिया में जो 5 महासागर है, उसमें से अगर आप देखेंगे तो अकेले इंडियन ओशियन ही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, और वो नाम जो है वो इंडिया के नाम पे रखा गया है, यानी हिंद महासागर कहा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि हिंद महासागर कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया की में जितने महासागरों का एरिया है, जितने भी ओशियन का एरिया है, उसका 21% एरिया जो है वो सिर्फ इंडियन ओशियन में है, यानी दुनिया का 21% जो है वो क्षेत्रफल है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इस टोटल रीजन में इंडियन ओशियन के किनारे किनारे यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, जो कि मैप में नजर नहीं आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इंडोनेशिया से लेकर के इंडिया से लेकर के गल्फ कंट्री से लेकर के ये अफ्रीका तक, और ये कुछ आइलैंड्स कंट्री को आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 46 कंट्री है, यानी 46 देश है। और इस तरह से देखें तो दुनिया की 1/4 कंट्री इंडियन ओशियन के चारों तरफ फैली हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जो हिंद महासागर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर साइज के हिसाब से देखेंगे तो इंडियन ओशियन के जो कोस्टल एरिया में है, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में, उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। लेकिन आबादी के लिहाजे से अगर आप देखेंगे तो आबादी के लिहाजे से इंडिया इस एरिया में सबसे ज्यादा आबादी है, यानी इन 46 देशों में जितनी आबादी है उसका 50% से भी ज्यादा आबादी उसकी जो है वो भारत में है। तो स्वाभाविक रूप से इंडियन ओशियन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद जाकर के अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में सबसे पावरफुल कंट्री बात करें जो कि डायरेक्ट हिंद महासागर के किनारे है, और वो भारत ही है। और भारत आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। ठीक है, अब इसी चीज को देखें तो इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, हिंद महासागर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने इस एरिया में एक लंबे समय तक राज किया था, और 350 साल तक एक लंबा शासन के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्विट किया था उन लोगों ने, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुई थी। अब हिंद महासागर का आज के संदर्भ में क्या महत्व है उसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिक्स एक वर्ड होता है, आपको पता होगा कि किसी भी भूभाग के लिए जब बड़ी स्तर पे पॉलिटिक्स की जाती है तो उसको जियोपॉलिटिक्स यानी कहा जाता है। और ये पूरा इंडियन ओशियन का जो जियोपॉलिटिक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी आप इंपॉर्टेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक तरह से ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर का सेंटर या जंक्शन दिखाई देता है। यानी ये हिंद महासागर वो क्षेत्र है जो पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का एक तरह से क्या है, मिलन बिंदु के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो संस्कृतियों को, दो कल्चर को अलग करने वाला ये पूरा का पूरा इलाका है। अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही ये जो इंडियन ओशियन है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है, और खास करके अफ्रीका में, इजिप्ट में स्वेज कैनाल बनने के बाद पूरा का पूरा जो यूरोप का व्यापार आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा यूरोप का जो ट्रेड है वो इसी इंडियन ओशियन के ही रूट से होता रहा है। तो इंडियन ओशियन एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट के रूप में भी रहा है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो इसके किनारे किनारे जो ये 46 देश देख रहे हैं, ये दुनिया की 33% यानी 1/3 पॉपुलेशन अकेले इन्हीं 46 कंट्री में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। उसके अलावा रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो मरीन रिसोर्स में जितने भी आ जाएंगे, बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ जाएंगे, यानी कि मछलियां और भी बहुत सारे सोर्स के अलावा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनरल रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों जो है वो एक तरह से सभी दुनिया के देश है उसमें
अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने की और अंटार्कटिका में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की होड़ मची हुई है। और अगर आप देखेंगे तो अंटार्कटिका यहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इंडियन ओशियन अंटार्कटिका को भी कनेक्ट करने वाला ओशियन है, जहाँ से अंटार्कटिका में डायरेक्ट जाया जा सकता है। तो इन सब कारणों से जो हिंद महासागर है, ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन है, ये भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा ये इंडियन ओशन, क्योंकि यहाँ पे होने वाली किसी भी एक्टिविटी का डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इंडियन ओशन का मतलब हो जाता है कि उसके किनारे का ये बंगाल की खाड़ी भी हो जाएगी, अरब सागर भी हो जाएंगे, ये गल्फ वगैरह सब भी हो जाएंगे। ये पूरा हिंद महासागर का इलाका है जो 21% ओशियनिक एरिया हम लोग बात करते हैं, उसमें ये सब आ जाते हैं। और इस बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इस सब में मिला करके भारत के पास अंडमान निकोबार ग्रुप, लक्षद्वीप ग्रुप के अलावा ये छोटे छोटे आइलैंड्स मिलाकर के 700 से भी ज़्यादा द्वीप है। तो स्वाभाविक रूप से जो हिंद महासागर में है, इंडिया के 700 से ज़्यादा आइलैंड है, इसीलिए इंडिया के लिए ये पूरा इंडियन ओशियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया के पास आपको पता होगा कि 7 कंट्री जो है वो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन इन 7 देशों में से ज़्यादातर देशों के साथ ज़मीन पे हमारा व्यापार नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा जो जितना फॉरेन ट्रेड होता है, विदेशी व्यापार भारत का होता है, जो कि हमारे इकोनॉमी का एक तरह से बहुत बड़ा क्या है, आधार है। तो उसका 98% जो हमारा फॉरेन ट्रेड होता है वो वाया ओशनिक रूट यानी समुद्री रास्ते से होता है। और समुद्री रास्ता कहने का मतलब सीधे सीधे इंडियन ओशियन होगा। तो हमारा 98% व्यापार अगर हिंद महासागर के क्षेत्र से हो रहा है, यानी इस रूट से हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे होने वाले किसी भी एक्टिविटी को लेकर के भारत इसलिए बहुत ज्यादा चौकन्ना और जागरूक रहता है। आ रहा है समझ में आप लोग को? उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जितनी भी पेट्रोलियम हमारा और गैस का रिसोर्स है, उसका 60% से भी ज्यादा पेट्रोलियम और गैस रिसोर्स भी है, वो हमें कहां से मिलते हैं? इंडियन ओशियन से मिलते हैं। उसके अलावा देखें तो भारत के पास जो कोस्टल एरिया है 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा कोस्टल रीजन है। और ये पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है वो इंडियन ओशियन का ही इलाका है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर इंडियन ओशियन का ही क्या है, पार्ट माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे देश है और इन देशों ने मिलकर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देश भारत पे कहीं ना कहीं आश्रित रहे हैं। तो एक बड़े भाई के नाते और एक मजबूत राष्ट्र के नाते भारत का जो दायित्व है इन सब देशों को लेकर के भी चिंता रहा है भारत का। तो स्वाभाविक रूप से भारत की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज ए लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यही कारण है कि हिंद महासागर में होने वाली किसी भी एक्टिविटी को लेकर के भारत हमेशा चौकन्ना रहता है। ठीक है, अब इसमें ये जो सीक्वेंस है, ये जो क्रोनोलॉजी है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो कैसे यहाँ पे बदला और क्या क्या चीजें यहाँ पे हुई। तो यहाँ का जो क्रोनोलॉजी देखेंगे तो ये है कि इस एरिया में लगभग 350 साल तक ब्रिटेन का राज रहा है। और एक तरह से ब्रिटिश यहाँ पे डोमिनेंस करते थे और इतना डोमिनेंस करते थे कि पूरे इंडियन ओशियन को कहा जाता था ब्रिटिश लेक यानी ब्रिटिश झील कहा जाता था। इतनी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटेन था उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, उसके नेवी का इतना, उसके सिक्योरिटी पर्सन का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि इस पूरे एरिया को ब्रिटिश लेक कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे जैसे यहाँ से ब्रिटेन निकलता गया, यानी एक एक करके अपने जो कॉलोनीज है उनको आजाद करता गया, वैसे वैसे यहाँ पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन का पूरा व्यापार इस एरिया से होता था। उसके अलावा इस एरिया में देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि पूरा का पूरा ब्रिटिश डोमिनेंस को बताता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन कमजोर हुआ तो एक एक करके सभी देशों को उसने आजाद करना शुरू कर दिया, जिसमें भारत भी एक देश था। और इसी क्रम में 1961 में जाकर के मालदीव, जो ये भी ब्रिटेन के कब्जे में था, इसको भी अंग्रेजों ने आजाद किया था। तो ये यहाँ का कालक्रम था। और जब 1961 में यहाँ पे
ये मालदीव को आज़ादी मिली थी 1961 में, सॉरी 65 में, इसको ठीक कर लीजिएगा, 1965 में जब यहाँ पे मालदीव को आज़ादी मिली तो लगभग कोई ऐसा देश नहीं रह गया जहाँ पे ब्रिटेन का अब शासन हो। यहाँ पे कुछ निर्जन आइलैंड थे जिन आइलैंड्स को अंग्रेजों ने एक तरह से बसाया था। उसमें ये डिएगो गार्सिया और उसके आसपास के आइलैंड है। यहाँ पे देखिए ये डिएगो गार्सिया है। तो यहाँ पे पहले से कोई आबादी नहीं रह रही थी, किसी का कोई क्लेम नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से इसको ब्रिटेन को आज़ाद नहीं करना पड़ा, ये एक तरह से ब्रिटिश आइलैंड रह गया। लेकिन इसमें बदलाव ये आया कि 1971 में इसको यूएसए ने, आपको पता होगा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई, शीत युद्ध शुरू हो गई, किसको लेकर के, यूएसएसआर और यूएसए को लेकर के कि दुनिया का सुपर पावर कौन है। तो इस क्रम में क्या हुआ कि अब ब्रिटेन तो इतना कमजोर हो चुका था लड़ाई लड़ करके कि ब्रिटेन की स्थिति खराब थी और ब्रिटेन ने एक एक करके सबको आजाद कर दिया। लेकिन इस ब्रिटिश आइलैंड जो कि ब्रिटेन का ही था, इस टेरिटोरी को भी अमेरिका ने लीज पे ले लिया ब्रिटेन से, और उसके बाद जाकर के इस एरिया में उसने क्या किया, तो यहाँ पे अपने नेवल बेस बनाए और यहाँ पे उसने अपने नेवी, एयरफोर्स वगैरह सबको एस्टेब्लिश किया। उसके कई सारे मकसद हो सकते हैं, खुले में अगर ओपन में देखें तो ऐसा यूएसए ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि वो किस मकसद से यहाँ पे अपना नेवल बेस और मिलिट्री बेस बना रहा है। लेकिन सबको पता था कि जो दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है यूएसएसआर के साथ की सुपर पावर कौन है, तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में वो अपनी उपस्थिति रखना चाहता था। वो चाहता था कि मेरी यहाँ पे प्रेजेंट स्टेशन बनी रहे, मैं यहाँ पे रहूँ और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पर नज़र रखी जा सकती है, खास करके इस एरिया में एक्टिविटी होने वाली एक्टिविटी पे। तो डिएगो गार्सिया में जब ब्रिटेन से लेकर के यूएसए ने अपना नेवल बेस बनाया तो इस एरिया में फिर से एक टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। और इस तरह की समस्या के बाद जाकर के अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में भारत की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया इस एरिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत के लिए भी ये चिंता का विषय था, क्योंकि भारत, आपको पता होगा कि यूएसएसआर के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे थे और इसकी वजह से भारत के लिए भी चिंता होना इसके लिए स्वाभाविक था। ब्रिटेन, अमेरिका चाहता था कि इस एरिया में उसकी डोमिनेंस बनी रहे। उसके अलावा अगर देखें तो अंटार्कटिका पे भी उसकी जो पहुंच है यहाँ से आसान हो जाए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से अंटार्कटिका पहुंचना कठिन है लेकिन यहाँ से अंटार्कटिका पहुंचना आसान है। इसीलिए ब्रिटेन ने धीरे धीरे करके, ये यूएसए ने धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या किया, अपना मिलिट्री बेस को मजबूत करना शुरू कर दिया। और जैसे उसने मजबूत करना शुरू कर दिया इस एरिया में टेंशन बढ़ गया। चलिए, ये टेंशन एक तरह से तब जाकर के मुक्त हो गई, कम हो गई, जब 1991 में क्या हुआ कि यूएसएसआर का पार्टीशन हो गया। और आपको पता होगा कि टोटल जो यूएसएसआर है उससे अलग होकर के 15 अलग देश बने थे और उसका जो सबसे बड़ा टुकड़ा रह गया था, जो 16वां टुकड़ा रह गया था, जो एकमात्र वो रूस है, वो आज भी दुनिया का हालांकि सबसे बड़ा देश है, लेकिन रूस के अलावा उससे टूट करके 15 देश और बने थे, आप लोगों को पता होगा, जिसमें से 12 कंट्री को CIS कंट्री कहा जाता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसके बाद जाकर के 3 ऐसे देश बने थे जिसको बाल्टिक रिपब्लिक या बाल्टिक गणराज्य कहा जाता है। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई देश 16 टुकड़ों में बंट चुका था, लेकिन 16 टुकड़ों में बंटने के बावजूद भी आज जो रशिया उसका शेष भाग बचा हुआ है वो भारत से लगभग 6 गुना ज़्यादा बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। ठीक है, अब क्या हुआ कि चलिए एक वर्चस्व तो खत्म हो गई, यानी कि एक पक्ष के कमजोर होने से, टूट जाने से क्या हुआ कि अब उतना शक्तिशाली जब यूएसएसआर नहीं रह गया तो ये टेंशन थोड़ा सा इंडियन ओशियन में कम हो गया। लेकिन इंडियन ओशियन में टेंशन बढ़ने की शुरुआत फिर हो गई कुछ ही दिन के बाद, क्योंकि क्या हुआ था कि 1980s में चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए। भारत और चीन के बीच में 1980 से पहले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर आपको नहीं नजर आता है, जबकि 1947, 48, 50 में तो चाइना से ज़्यादा बेहतर स्थिति में भारत हुआ करता था। लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में 1990s में शुरू होती है, 1990 के दशक में, वो भारत से 10 साल पहले चाइना में शुरू होती है। और चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुई उसको फोर्सफुली चाइना ने बड़े सख्त ढंग से इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं था। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अच्छे सुधार के लिए भी क्या होता है, कई बार जनता को समझाना पड़ता है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था कि सरकार ने एक अच्छे मंशा से किसान बिल लाया था, ये कृषि बिल लाया था, संशोधन बिल लाया था, लेकिन जनता को समझा नहीं पाई सरकार और मजबूर होकर के सरकार को वापस लेना पड़ा। जबकि अगर ये लागू होता तो ये बड़े स्तर पर भारतीय कृषि के लिए क्रांति की तरह था, लेकिन उस कृषि सुधार बिल को लागू करना पॉसिबल नहीं हो पाया। आपको पता है सरकार ने उसको वापस ले लिया था। इसी तरह से कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है तो सभी को मनाना कई बार मुश्किल होता है और कई बार अच्छे सुधार सरकार नहीं कर पाती है चाह करके भी, क्योंकि कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होता है और सबका समर्थन नहीं मिल पाता है।
चाइना के साथ ये चीज़ें थी, कम से कम ये एक पॉजिटिव चाइना के लिए रहा। और चाइना ने जब 80s में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए तो किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी गवर्नमेंट थी। और यहीं से चाइना और भारत जो बराबर पे था, चाइना भारत से 20 से 30 साल आगे निकल गया, क्योंकि 10 साल पहले उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म किए तो 10 साल आगे हुआ। और उसके अलावा जो उसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो इतनी तेजी से हुई कि 10 साल और आगे निकल गया। और अगर भारत आज के हिसाब से भी करे तो अगले 20-25 साल में चाइना के आसपास आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि चाइना वहीं पे ठहरा रहेगा, चाइना भी तो आगे निकल जाएगा। तो ये सिचुएशन थी। तो यहाँ पे जो टेंशन की शुरुआत हुई फिर से शुरू हो गई, और फिर से जो शुरुआत हुई उसका परिणाम ये हुआ कि इस एरिया में देखेंगे तो कुछ चीज़ें और बदली। जैसे कि भारत के लीडरशिप के साथ ही यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे इंडिया और उसके आसपास के देशों ने मिलकर के, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के देशों ने मिलकर के, उस समय अफगानिस्तान शामिल नहीं था, सार्क बनाया। सार्क कहने का मतलब ये हुआ कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, ये एक सहयोग संगठन है। और बाद में जाकर के इसमें कौन शामिल हुआ, तो बाद में जाकर के इसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ। तो सार्क कंट्री का भी लीडर अगर आप देखेंगे तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया ही है। और यही कारण है कि इंडिया चाहता है कि इस एरिया में शांति बनी रहे सार्क कंट्री के लीडर के नाते। और आपको बता दूं कि सार्क कंट्रीज के जो देश है उसमें श्रीलंका भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है। और इस रूप में भारत ने इन देशों की सहायता भी की है एक लंबे समय तक। तो भारत नहीं चाहता इस एरिया में कि सार्क कंट्रियों का जो साउथ एशियन जो नेशंस है, इनका जो कॉपरेशन है उसमें कोई तीसरा देश आकर के किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न करे, कोई मनमुटाव उत्पन्न करे। तो सार्क के बनने के बाद, और जैसे इंडिया ने यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका की समय समय पर मदद की, अफगानिस्तान की मदद की भारत ने, उसके बाद जाकर के भारत ने बांग्लादेश की मदद की है, भारत ने नेपाल की मदद की है, भूटान की मदद की है, मालदीव की मदद की है। तो सार्क के बनने के बाद भी इस एरिया में जियोपॉलिटिक्स में चेंज आया, और इंडिया धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सर्वे सर्वा यानी एक बॉस की स्थिति में भारत आ गया। लेकिन ये बदलाव आना शुरू हो चुका था, और ये जो बदलाव आया, ये परिवर्तन आया कब, खाड़ी युद्ध के बाद। आपको पता होगा कि 1991 में इस एरिया में गल्फ वॉर शुरू हो गई, और कई गल्फ कंट्रियों के बीच अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ, और इस गल्फ यहाँ पे एक वॉर शुरू हो गई, गल्फ कंट्रियों की एक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक पक्ष में आपको पता है इराक है, और दूसरे पक्ष में कई सारे देश थे, और अमेरिका ने भी अपने सेना उतारे थे हथियारों की सहायता से। तो इस गल्फ वॉर के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो बदला, और उसके बाद क्या हुआ कि गल्फ वॉर के परिणाम के बाद अमेरिका यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत हुआ। अमेरिका की पकड़ जो है इस एरिया में, मिडिल ईस्ट जिसको कहा जाता है या गल्फ कंट्री कहा जाता है, उसमें यूएसए की पकड़ और ज़्यादा मजबूत हुई। उसके बाद अगर बात करें तो इंडिया ने गल्फ वॉर के बाद ही आप देखेंगे तो इंडिया में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू होती है, आर्थिक नीति शुरू होती है, और उस इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको आप एलपीजी कहते हैं, उसके बाद भारत में भी बदलाव आता है, और दुनिया से इन्वेस्टमेंट भारत में होता है, जिनमें गल्फ कंट्रियों से भी भारत में इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। तो इस तरह से भारत गल्फ कंट्रियों के साथ कई सारे समझौता करता है, और धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ क्या होता है, इस एरिया में यूएसए के डोमिनेंस की वजह से और यूएस के इंटरफेरेंस की वजह से यूएसए का यहाँ पे इस एरिया में इतना इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है कि अब डायरेक्ट यहाँ पे कई सारे देशों में मिलिट्री बेस भी यूएसए का बनता है। तो इस तरह से फिर से क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें टेंशन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि यूएसए के ताकत में के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो 1980 में जो चाइना अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म करता है, उसका असर 1990-91 तक आते आते दिखना शुरू हो जाता है। और 10 साल में इतना ज़्यादा आर्थिक सुधार चाइना में होता है कि इकोनॉमिक पावर की वजह से चाइना क्या होता है कि एक मिलिट्री पावर बनने की ओर अग्रसर हो जाता है, और वो भी सपना देखने लगता है कि जो यूएसए का दुनिया में स्थान है सुपर पावर, वो सुपर पावर मैं भी बनूं। और इस क्रम में क्या होता है देखिए, तो इस क्रम में जैसे ही चाइना अपना पैर पसारना शुरू करता है, एक एक करके देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन सब देशों में, पाकिस्तान में, जैसे वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू होता है, फिर से अब जो है, जो रशिया या यूएसएसआर बाहर हो चुका है जियोपॉलिटिक्स में इंडियन ओशियन से, अब इस जियोपॉलिटिक्स में किसकी एंट्री हो जाती है, चाइना की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पे दो पक्ष था, एक तो पहले इंडिया अमेरिका का डोमिनेंस होता है डिएगो गार्सिया के बाद, और गल्फ वॉर के बाद इंडिया ऑलरेडी यहाँ के जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है, क्योंकि इंडिया इसका
कोस्टल रीजन में है, तो दो पक्ष तो यहाँ पे थे ही। भारत अमेरिका के बीच कभी सीधी टक्कर नहीं होती है यहाँ पे, एक्सेप्शन पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय थोड़ा स्थिति खराब हुआ था, कुछ समय के लिए लगा था कि टक्कर हो सकती है। और जैसे ही चाइना का अब इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना शुरू होता है, वैसे ही इस एरिया में क्या होता है, बदलना शुरू हो जाता है पॉलिटिकल सिनेरियो, और एकदम से यहाँ का जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाता है। अब देखिए चाइना क्या क्या करता है। तो चाइना इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके क्या करता है, तो एक तो उसका है पूरा का पूरा जो वर्ल्ड में वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट चला रहा है चाइना, और उसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना के द्वारा कोशिश हो रही है इंडियन ओशियन में डायरेक्ट घुसने की या डायरेक्ट एंट्री करने की, क्योंकि चाइना अभी तक जो आता है इस एरिया में वो साउथ चाइना सी की तरफ से होते हुए और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना इधर से आता है। ये मलक्का स्ट्रेट है सिंगापुर और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मलेशिया और इंडोनेशिया के पास। तो यहाँ से होकर के चाइना यहाँ आता है, जो कि काफी दूर पड़ता है। चाइना चाह रहा था कि डायरेक्ट इस एरिया में उसकी एंट्री हो जाए, और इसके लिए क्या होता है, तो वो क्या करता है, तो यहाँ पे एक सी पैक ट्रीटी करता है। किसके साथ, तो सी पैक ट्रीटी करता है चाइना के पाकिस्तान के साथ, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो कॉरिडोर चाइना के लैंड से होते हुए, हमारा पीओके से होते हुए ये पाकिस्तान तक आती है, और पाकिस्तान में यहाँ जो बलूचिस्तान है वहाँ पे वो एक बंदरगाह भी बनाता है जिसका नाम ग्वादर पोर्ट है, और इसके माध्यम से चाइना इस एरिया में डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ग्वादर पोर्ट बन चुका है, लेकिन अभी तक जो सी पैक है वो पूरी तरह से नहीं बन पाया है, किसी न किसी कारण से उसका मामला अटक जाता है बार बार। तो चाइना यहां से घुसने की कोशिश कर रहा है, एक इंटरेस्ट दूसरा यह है कि चाइना ने श्रीलंका में एंट्री करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, और यहां पे हम्बन टोटा जो पोर्ट है उसको उसने बनाया, और बाद में श्रीलंका से 99 ईयर की लीज पे उसने इसको ले लिया, और पूरी तरह से अभी ये चाइनीज क्षेत्र माना जाएगा। 99 वर्ष तक ये माना जाएगा जब तक ये लीज होगा, ठीक है, लीज का पीरियड बना रहेगा तब तक ये चाइनीज क्षेत्र माना जाएगा, यानी पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में आ गया। उसके बाद अब चाइना चाह रहा है कि यहां से हो गई, अब उसकी एक तरह से पकड़ हो रही है। अब वो चाह रहा है कि वो मालदीव में एंटर करे और वहां पे भी अपनी जगह बनाए। स्वाभाविक रूप से चाइना का अगर यहां पे प्रभाव बढ़ेगा तो इसमें सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय है वो भारत के लिए ही है, और यही कारण है कि हम लोग आज इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि इंडियन ओशियन का जो जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है उसमें कौन बॉस फ्यूचर में बन सकता है, अभी कौन है और फ्यूचर में कौन बन सकता है। अब इसमें जो है इस बार जो चर्चा है ये छोटे से देश की वजह से चर्चा में आया है, जिसको हम लोग मालदीव कहते हैं, और ये 1965 में ब्रिटेन से आजाद होने वाला जो ये देश है ये सिर्फ 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे समुद्र में भी छोटी छोटी मछलियां कई बार उछलती है, और जब छोटी मछली उछलती है तो उसकी वजह से मछुआरे को पता चल जाता है कि बड़ी मछली यहाँ पे है, और उसके बाद जाकर के बड़ी मछली का आसानी से शिकार कर लिया जाता है। तो यही स्थिति यहाँ पे हो रही है, ये छोटे छोटे देश उछल रहे हैं, और यहाँ देखिए कौन किसका शिकार बनता है, ये तो फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर बताएगा। तो यहाँ पे 298 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ छोटे छोटे कोरल आइलैंड वाला ये जो कंट्री है, जिसकी सिर्फ 5 लाख पॉपुलेशन है, इसकी वजह से, और ये जो मुइजू साहब आपको नजर आ रहे हैं, इनकी वजह से ये पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का जियोपॉलिटिक्स में एकदम से फिर से चर्चा में आ चुका है। अगर हम लोग बात करें इस मालदीव को देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि मालदीव जो है वो हमारे दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका जो एरिया है, हमारा दिल्ली जो है वो मालदीव से 5 गुना ज्यादा लैंड है। और हमारा जो इसी इंडियन ओशियन में हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड को आप देख पा रहे होंगे, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो अगर आप देखेंगे तो इससे 25 गुना ज्यादा बड़ा है मालदीव नाम के देश से। यानी जिस पे मौजू साहब इतरा रहे, हमारा जो ये अंडमान निकोबार देख रहे हैं, ये मालदीव से 25 गुना ज्यादा बड़ा है। आप इससे समझ जाइए कि क्या स्थिति है। सिर्फ 5 लाख की आबादी वाला हमारा जो सबसे कम आबादी वाला स्टेट जिसको सिक्किम कहा जाता है, सिक्किम की भी आबादी 6 लाख से ज्यादा है, जबकि मालदीव की आबादी 5 लाख के आसपास है। बावजूद उसके चूंकि वो एक कंट्री है, यूएनओ में एक मेंबर है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब देखिए पिछले दिनों क्या क्या चीजें हुई है उसको हम लोग जानते हैं। पिछले दिनों ये हुआ है कि चाइना जो है वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्शन में उसने रुचि दिखानी शुरू की, और उसने मुइजू को सपोर्ट किया, इंटरनली सपोर्ट किया, मुइजू जीते, ताकि चाइना के लिए वहाँ पे क्या हो, रेड कारपेट बिछाया जा सके। और इसी के तहत उसने इंडिया आउट का नारा दिया, कैंपेन चलाया, और मुइजू जीत भी गए।
गए, चाइना का इसमें हाथ माना जाता है जीतने में, और जब मोइजू जीत गए तो मोइजू ने के लिए सच में चाइना ने भी रेड कारपेट बिछाया। मोइजू साहब अभी हाल ही में चाइना घूम करके आए हैं, चाइनीज़ जो रेसिपी है उसको एंजॉय करके आए हैं, चाइनीज़ फूड को एंजॉय करके आए हैं, और चाइना से आने के बाद उनके जो तेवर है वो कुछ बदले बदले हुए से नज़र आ रहे हैं। इसी बदले बदले हुए तेवर के बीच में क्या है कि चाइना और इसका दोनों का जो प्यार है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, पिछले दिनों बढ़ा है, और इसी क्रम में अभी चाइना ने क्या किया है तो वह उसको सैन्य सहायता और उसके अब देखें तो एक तरह से डिफेंस डील की बातें सामने आ रही है। हालांकि बहुत सारे मीडिया में भी दावा किया गया, जब आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मीडिया में दावा किया जा रहा है कि अब वहाँ की जो डिफेंस है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे अब चाइना धीरे धीरे करके कंट्रोल करेगा, यानी कि उसकी जो रक्षा से संबंधित जो सहायता है वो चाइना के हाथों में चला जाएगा। स्वाभाविक रूप से भारत और चीन एक ही जमीन पर नहीं रह सकते, दोनों प्रतियोगी है, तो इसीलिए इंडिया से बार बार कहा जा रहा है कि जो भारत के बचे खुचे सैनिक है उसको आप वापस ले लीजिए, और बार बार जो है वो एक डेडलाइन जारी किया जा रहा है मौजूद सरकार के द्वारा। अब देखिए ये एक संकेत है, और संकेत इस बात का है कि भारत को अब तैयारी करनी चाहिए। तैयारी कहने का मतलब हमेशा युद्ध की तैयारी नहीं की जाती है, बल्कि तैयारी इसलिए भी कभी कभी की जाती है कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध होने का मतलब होता है कि एक भयंकर नुकसान होना, और जब दोनों पक्ष में से एक पक्ष कमज़ोर होता है, ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो दूसरा पक्ष युद्ध के लिए मौका देख करके उसको जीतने की कोशिश करता है या हराने की उसे कोशिश करता है। लेकिन जब दोनों पक्ष बराबर पे होता है लगभग, तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पक्ष होता है, जो आक्रामक पक्ष होता है, वो कई बार सोचता है कि अटैक करूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। तो कभी कभी जो तैयारियां होती है वो लड़ाई लड़ने के लिए होती है, और कभी कभी जो तैयारियां होती है वो लड़ाई को रोकने के लिए होती है। और भारत दुनिया में कभी भी लड़ाई का पक्षधर नहीं रहा है। भारत महात्मा बुद्ध का देश रहा है, भारत अशोक का देश रहा है, जिसने पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में शांति की बात की है। भारत को किसी भी दूसरे देश के जमीन से किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है। भारत मालदीव एक अच्छे पड़ोसी के नाते मालदीव की सहायता कर रहा था, तो स्वाभाविक रूप से, लेकिन जहां पर अपनी सुरक्षा की बात है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया के लिए इंडियन ओशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए भारत ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखिए भारत की तैयारियां क्या क्या है। देखिए पिछले दिनों, आज से ही नहीं, कई साल से भारत तैयारी कर रहा है, और इस एरिया में देखिए खाड़ी युद्ध के बाद से ही, अगर आप देखेंगे गल्फ वॉर के बाद से, तो भारत ने इस एरिया में तैयारी शुरू कर दी थी। तो जिस तरह से चाइना ने अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए सी पैक डेवलप कर रहा है, उसके बाद जाकर के ग्वादर पोर्ट उसने डेवलप किया है, तो भारत ने भी इस एरिया में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए ईरान से समझौता किया, और भारत के ही मदद से ईरान में यहाँ पे चाबहार पोर्ट बनाई गई है। जैसा कि आपको पता है, जहाँ से भारत ईरान का ही व्यापार नहीं होता है, बल्कि यहाँ से जो सामान है वो वाया रोड जो ईरान के रास्ते से है वो अफगानिस्तान भी जाती है। इसके अलावा इस पोर्ट का सिर्फ ये इंपॉर्टेंस नहीं है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि ये जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप अगर कहें तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये पूरा का पूरा जो ये इलाका है जिसको हम लोग चाबहार पोर्ट कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी भारत की तैयारी देख ली क्या है, तो भारत की दूसरी जो तैयारी है वो ये है कि रिसेंटली भारत ने यहाँ पे भारत की मदद से म्यांमार में एक सितवे पोर्ट बनाई गई है बे ऑफ बंगाल में, और ये जो सितवे बंदरगाह है इसकी भी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा स्टेट है उसके लिए अब घूम करके पश्चिम बंगाल से कलकत्ता बंदरगाह नहीं आना पड़ेगा, वो डायरेक्ट क्या है कि इसी रास्ते से म्यांमार के रोड का यूज करते हुए नॉर्थ ईस्ट के बाद जो सारा का सारा जो ट्रेड है वो सितवे बंदरगाह से हो सकता है, और सितवे पोर्ट को भी शुरू कर दिया गया है। एक तरह से देखिए क्या होता है, महाशक्ति बनने की शुरुआत आर्थिक सुधार के साथ ही होती है, क्योंकि आपको अब अगर आप सुपर पावर बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, आपको सेना की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ेगी बार बार, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसा कहां से आएगा, व्यापार से आएगा। इसीलिए भारत ने इस एरिया में क्या किया है, तो अपने बंदरगाह को भी कई देशों के साथ मिलकर के डेवलप कर रहा है, ताकि अपने व्यापार को पे भी किसी भी प्रकार का कोई संकट ना हो, आपको पता होगा। इसके अलावा भारत ने अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए इंडियन नेवी को कई जगह पे लगाया हुआ है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारतीय नेवी ने कई सारे, हमारे जो नेवी है उन्होंने कई सारे विदेशी जहाज़ों को भी यहाँ के पायरेट्स से, जो कि सोमालिया के जो समुद्री डाकू होते हैं उससे उन्होंने ये किया है, छुड़वाया है। इस तरह से भारत का डोमिनेंस इंडियन ओशियन में भारत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी तैयारी कर रहा है। उसके अलावा भारत ने और क्या क्या तैयारी किया है, तो भारत ने लक्षद्वीप पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, भारत ने अपने
इसके क्या कहते हैं उसको, अपना जो अंडमान निकोबार है उसमें उसने क्या किया, भारत ने यहाँ पे 4G नेटवर्क शुरू किया है, समुद्री केबल बढ़ाया है, बिछाया है। उसके बाद भारत ने यहाँ से केरला से लेकर के लक्षद्वीप के बीच में समुद्र के अंदर यहाँ भी केबल बढ़ाया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। पोर्ट ब्लेयर को भी भारत क्या कर रहा है, तो पोर्ट ब्लेयर को भी इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि एक और बड़े पोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया जाए, मेजर पोर्ट के रूप में डेवलप किया जाए। यहाँ पे जो सबसे साउथ में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है उसके आसपास भी इंडियन नेवी और कोस्टल गार्ड है, ठीक है, इंडिया के कोस्ट गार्ड है। उसके अलावा इंडिया लक्षद्वीप में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोरल आइलैंड होने की वजह से ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसमें कोशिश भारत की ये है, अभी तक भारत की कोशिश रही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे इस कोरल का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचे। उसके अलावा कुछ और भी स्ट्रैटेजिक तैयारी कर रहा है। भारत ने अरब देशों के साथ अपने संबंध मधुर किए हैं, जो ये किनारे वाले देश है। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ भी जंजीबार से लेकर के तंजानिया से लेकर के इन सब देशों के साथ भारत ने अच्छे रिलेशन बनाए हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो एक देश देख रहे हैं आप, सेचेल्स, इस सेचेल्स के साथ भी एक लंबे समय से भारत बातचीत कर रहा है। दरअसल सेचेल्स जो है वो इंडियन ओशियन का एक ऐसा कंट्री है जिसके पास इंडियन ओशियन में बहुत सारे इस एरिया में आइलैंड्स है। भारत चाह रहा है कि यहाँ के कुछ आइलैंड जो है, कम से कम 2 आइलैंड भारत को लीज पे मिल जाए, जहाँ पे भारत अपना नेवल बेस बना करके क्या कर सके, अपनी डोमिनेंस को बढ़ा सके इस क्षेत्र में, खास करके अपने व्यापार को सुरक्षित कर सके। इसीलिए सेचेल्स के साथ भी भारत यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बातचीत कर रहा है ताकि सेचेल्स से हमें कुछ आइलैंड मिल जाए जिसपे हम अपना नेवल बेस बना करके अपने आप को यहाँ पे और मजबूती से रख सके। तो कुल मिलाकर के भारत भी चैन से नहीं बैठेगा, और भारत जो शुरू से ही एक तरह से विश्व गुरु रहा है, दुनिया को लीड करता रहा है एक अच्छे नियत के साथ, तो स्वाभाविक रूप से भारत इस मामले में अगर आप देखेंगे तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे कोई दूसरा देश आकर के डोमिनेंस करे। अंत में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो जो मालदीव है, ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें हैं, यहाँ का जियोपॉलिटिक्स जो कि आप लोगों ने समझा। अंत में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मालदीव है, मालदीव की जो गति होगी, जो उसकी दुर्गति होगी, वो सबको पता है, क्योंकि आपने पिछले दिनों श्रीलंका की जो गति हुई है वो आपने देखा है कि कैसे चाइनीज जो दोस्ती होती है वो बाद में जब रंग लाती है तो उसका क्या असर होता है। चाइनीज चीज़ों की जैसे कोई गारंटी नहीं होती, वैसे चाइना की भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो चाइना से दोस्ती का परिणाम जो है वो श्रीलंका भी भुगत चुका है, चाइना से दोस्ती का परिणाम पाकिस्तान भुगत रहा है, आपको पता होगा। तो स्वाभाविक रूप से फ्यूचर में क्या होगा ये सारी चीज़ें क्लियर है, और हमें उम्मीद भी है कि वैसा ही होगा मालदीव के साथ। लेकिन फिलहाल भारत के लिए जो डिप्लोमेटिक लेवल पे एक चिंता का विषय जरूर बन गया है, और हमारे जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो विदेश नीति है, एस जयशंकर साहब के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतना मजबूत है कि भारत ऐसे समस्या से आसानी से निपट सकता है। आपने देखा होगा कि यूक्रेन के दौरान, आपने इजराइल फिलिस्तीन के दौरान देखा होगा, हमारी डिप्लोमेसी बहुत मजबूत है, और हम लोग यहाँ पे थोड़े समय के लिए भले ही चिंतित हो, लेकिन इस चीज़ से भी निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखें कि अब सवाल यह है कि यहाँ पे डोमिनेंस कौन करेगा, यहाँ का बॉस कौन बनेगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि चाइना भले ही भारत से 20 साल आगे निकल चुका हो, 25 साल आगे निकल चुका हो, लेकिन चाइना अपने पीक पे के बाद अब चाइना का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है, हालांकि चाइना जो है वो दुनिया को सभी चीज़ें शेयर नहीं करता है, फिर भी चाइना में पता चल रहा है कि चाइना में इकोनॉमिक जो रिसेशन है वो आ चुकी है। उस आर्थिक मंदी जो कि रियल एस्टेट से शुरू होकर के धीरे धीरे करके चाइना के सभी क्षेत्रों में फैल रही है। चाइना के कई बैंक दिवालिया हो चुके हैं, और चाइना की स्थिति अभी जो रिसेंटली मैंने कुछ न्यूज और पढ़े थे, तो उसमें चाइना कई बाहर से कर्ज लेने की स्थिति में भी आने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, दूसरी तरफ अगर इंडिया का कंपेयर किया जाए, तो इंडिया आपको पता होगा कि चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे वो IMF की रिपोर्ट हो, आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए आशा है, क्योंकि दुनिया एक तरफ जहां मंदी का शिकार है, कोविड से अभी तक नहीं उबर पाई है, कोविड के बाद और रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया की इकोनॉमी पे इतना इम्पैक्ट पड़ा है, वैसी स्थिति में भारत एक तरह से इकोनॉमिक रिफॉर्म में लीड कर रहा है, और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8% से भी ज़्यादा होने वाली है इस साल, जैसा कि अनुमान है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वन रोड वन बेल्ट जो चाइना का इनिशिएटिव है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसके फेलियर होने से सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। CPEC के माध्यम से चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दिया था पाकिस्तान में, अब वो पैसा देने की स्थिति में, चाइना को वापस करने की स्थिति में पाकिस्तान है नहीं, और पाकिस्तान उस CPEC से चाइना को कोई इकोनॉमिक फायदा नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से चाइना अपने एक जाल में एक तरह से फंसता जा रहा है। चाइना भले ही इंडियन ओशियन में डायरेक्ट एंट्री करने
की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि बत्ती के, ये मोमबत्ती के जो बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है, वो एक तरह से इतना आसानी से चाइना नहीं गिरेगा, आपको पता है, लेकिन चाइना के गिरने की जो शुरुआत है वो संकेत की शुरुआत हो चुकी है। तो भारत की भी इस क्षेत्र में तैयारी और भी कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत जापान के साथ, यूएसए के साथ, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों कोस्टल एरिया है के देश है। यहाँ पे इन लोगों ने मिलकर के यहाँ पे क्वाड बनाया और क्वाड के माध्यम से भी, ये जो 4 देश है, इसके माध्यम से इंडियन ओशियन में भारत चाइना को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ का बॉस जो है वो मैं ही हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया भारत के सबसे अच्छा दोस्त है। कुल मिलाकर के इंडियन ओशियन के क्षेत्रों में, आपने एशिया पैसिफिक वाले में भी आपने देखा था कि भारत की कितनी अच्छी दोस्ती है इन सब देशों के साथ भी। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग इतना कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन का बॉस कौन है, तो आपको ये चीज़ बता दूं कि इंडियन ओशियन का बॉस भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। भाषा की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए लिखें तो बिल्कुल आपका उत्तर दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग ठीक इसी तरह एक और सेशन लेकर के। जय भारत।